हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मा कंप्यूटर चैनल। कैसे हो सर? आज हम लेके आए हैं एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज ऑन ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स पे। जो पिछले कुछ साल में आए हुए क्वेश्चन है, उसके सही आंसर और उसका डीप एनालिसिस, जो आने वाले ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में फायदेमंद और गेम चेंजर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो ड्रग इंस्पेक्टर 2008 ईयर्स में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक फैसिलिटी। अब इसके जो ऑप्शंस है, ये है नंबर 1 मेडिकल ऑफिसर, सेकंड रजिस्टर्ड नर्स, थर्ड ब्लड बैंक टेक्नीशियन पर्सन डीएमएलटी, एंड फोर्थ मेडिकल सोशल वर्कर। इसका जो सही आंसर होगा वो है क्वेश्चन नंबर ए 4। ओके, ये बाकी जो सब है वो जो पर्सनल्स रिक्वायर्ड है वो सब है उसमें मेडिकल ऑफिसर, रजिस्टर्ड नर्स, ब्लड बैंक टेक्नीशियन पर्सन डीएमएलटी। ओनली मेडिकल सोशल वर्कर इज नॉट देयर। ओके, इसका हम डीप एनालिसिस जानेंगे। इसमें देखो, every blood bank shall have a following category of full-time competent technical staff. In that, first medical officer possessing the qualifications specified in the conditional of Rule 122 of G. Okay. Then second है ब्लड बैंक टेक्नीशियन, ये भी है जो पोजेसिंग है डीएमएलटी। थर्ड है रजिस्टर्ड नर्स, ये भी है। ओके, इसमें कौन नहीं है? मेडिकल सोशल वर्कर। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? मेडिकल सोशल वर्कर। अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है स्क्वीजिंग ऑफ डब्ल्यूबीसीज थ्रू द pores of blood capillaries is called as। ये भी DI 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी इसके हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन 1 है पैसिव डिफ्यूजन, ऑप्शन 2 है डायपेडेसिस, ऑप्शन 3 है केमोटैक्सिस, एंड 4 है पिनोसाइटोसिस। अभी इसमें एक बात तो क्लियर है कि पैसिव डिफ्यूजन तो नहीं होगा। केमोटैक्सिस एंड पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस ये उसको हम सेल इंगल्फ भी बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, डायपेटिसिस। ओके, अब इसको हम विस्तार से जानेंगे। इसका ऑप्शन है 2, डायपेटिसिस। ओके, इसमें पैसिव डिफ्यूजन नहीं है। ओके, पैसिव डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एनर्जी, तो ये नहीं है। डायपेटिसिस क्या होता है? The process by which white blood cell pushes through the pore of capillary wall to reach infected or inflamed tissue. ओके, ये इम्यून रिस्पॉन्स में इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डायपेटिसिस। इसमें केमोटैक्सिस, केमोटैक्सिस क्या है? द मोमेंट ऑफ सेल टुवर्ड और अवे फ्रॉम द केमिकल सिग्नल्स। ओके, ये भी नहीं। और पिनोसाइटोसिस तो आपको पता ही होगा, इनगल्फ ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, और उसको हम सेल ब्रेकिंग भी बोलते हैं। ओके, ये रहा इसका डीप एनालिसिस। ओके, तो इसका आंसर
क्या है ऑप्शन नंबर 2 डायपेडेसिस। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन अमंग्स द फॉलोइंग इज। अभी कौन सी सिचुएशन डेंजरस है, अब हम देखेंगे। इसमें नंबर 1 है RH नेगेटिव मदर bearing her first RH positive child. सेकंड है RH नेगेटिव मदर bearing her second RH positive child. थर्ड है RH पॉजिटिव मदर bearing her first negative child and RH positive mother bearing her second RH negative child. अभी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आया है वो किस पर होगा, आपको कुछ अंदाजा होगा? ये क्वेश्चन है ब्लड के रिलेटेड, जो एक डिसीज है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है। ओके, और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 RH नेगेटिव मदर बियरिंग हर सेकंड RH पॉजिटिव चाइल्ड। इसका क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम देखेंगे इसमें क्या सिचुएशन क्या है। ओके, the option is RH negative mother bearing her second RH positive child. Why? Because an RH negative mother carrying an RH positive fetus may get exposed to RH antigen during the first pregnancy, leading to sensitization and production of anti-RH, means anti-D antibodies. That's why in a second RH positive pregnancy, these antibodies can cross the placenta and destroy the fetal RBCs, causes erythroblastosis fetalis. Means it is a hemolytic disease of the newborn, which is severe or a fetal. Okay, and why the other are not situation are not dangerous? Because the first RS positive child usually causes sensitization, not severe diseases. Only sensitization of in third and fourth option. The RH positive mother does not form antibody against the RH negative fetus. Okay, that's why the correct answer is option number 2, RH negative mother bearing her second RH positive child. ओके, अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर 4, वही सेम, मतलब एक ही इसमें दो क्वेश्चंस आए हैं जो सेम 2008 में आए थे। दूसरा क्वेश्चन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस। अब अभी हमने ऊपर देखा कि ये जो सिचुएशन है वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस में है, और अभी हमने डिपेंड से जाना, उसमें इसका आंसर छुपा हुआ है। इसके कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है hemolytic disease of the newborn related to the blood type of anemia. This is related to the bone marrow and decrease in the white blood cell count. अब इसका आंसर तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, ऑप्शन नंबर 1, इसमें क्या है? ये क्या है? हेमोलाइटिक डिसीज है, ये एनीमिया में नहीं आता, ये बोन मैरो रिलेटेड डिसीज नहीं है, और ये व्हाइट सेल का जो ब्लड काउंट है उसके रिलेटेड भी नहीं है। फिर भी हम इसका डीप एनालिसिस जानेंगे। hemolytic disease of the newborn with the blood group. Okay, ये जो डिसीज है ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस है,
opposite to the Rh incompatibility. Okay, usually Rh negative mother and Rh positive fetus. Okay, इसमें क्या है कि maternal anti-Rh antibody destroy fetal heart disease, causes severe anemia, jaundice और epidos splenomegaly occurs. Then anemia, okay, although the baby develops a severe anemia, then insufficient fertility is not classified in simple type of the anemia. It is a hemolytic deficiency. Option third, this is related to the bone marrow. Not. It is not caused by the primary bone marrow disorder. ओके, अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 5. ये भी सेम पेपर में आया था 2008 के डीआई में. होल ह्यूमन ब्लड इज स्टोर्ड एट. इसके कुछ ऑप्शंस है. ऑप्शन नंबर 1 -20 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन 2 8 to 0 degree Celsius. Option 3 2 to 8 degree Celsius. Option 4 0 degree Celsius. As per whole human blood IP की जो डेफिनेशन है और उसका जो मोनोग्राफ है उसके हिसाब से इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 2 to 8 डिग्री सेल्सियस. इसका हम डिटेल्स में जानेंगे. आंसर -20 डिग्री सेल्सियस यूज फॉर द plasma or a cryopreserved components, not for a whole blood. ऑप्शन 2 है 8 to 0 डिग्री सेल्सियस. ये तो मोनोग्राफ में कहीं भी दिया हुआ नहीं है. ओके, सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3. ओके, अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. स्पेसिफिक एग्लूटिनिन ऑफ एबीओ सिस्टम हैव द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट. ये भी डीआई के 2008 के एग्जाम में आया हुआ था. इसके ऑप्शंस है. नंबर 1 आर gamma globulins are produced by bone marrow and lymph glands, are present right at birth and are produced in people who do not have the respective agglutinogen in their RBC. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, इसमें क्या पूछा गया है, स्पेसिफिक एग्लूटिनिन ऑफ इम्यून सिस्टम हैव द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट. मतलब क्या है कि इसमें से 3 फॉलोइंग फीचर्स है और एक उसमें नहीं है, वो हमें जानना है. ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 आर प्रेजेंट राइट एट बर्थ. मतलब ये जो इम्यून सिस्टम है इसमें नहीं होता. ओके, अब इसका हम डिटेल्स में आंसर जानेंगे. आंसर राइट प्रेजेंट एट बर्थ. इसका एक्सप्लेनेशन हम जानेंगे. दे आर गामा ग्लोबुलिन्स. ट्रू, ये गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं. Epio antibodies NTA, NTB are the immunoglobulins, mainly IgM, which belong to the gamma globulin fraction of the plasma protein. मतलब ये सही है. The second है are produced by the bone marrow and lymph glands. True, ये भी सही है. ये क्या होता है कि उसमें bone marrow and lymph gland में प्रोड्यूस होते हैं. ओके, then third है are present right at the birth. False. और ये जो करेक्ट आंसर है इसमें ये होता नहीं. ये जो एबीओ एंटीबॉडीज आर नॉट प्रेजेंट एट
बर्थ। ये डेवलप होती है आफ्टर द 3 to 6 months आफ्टर बर्थ। ओके, due to the exposure of environmental antigens like food and bacteria. And fourth उसमें क्या था कि are produced in people who do not have the respective inclusion in their RBC। ये सही है। ओके, मतलब इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। एक्सेप्शन है ये, एट प्रेजेंट, राइट एट बर्थ। ओके, अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Molecular osmotic pressure of blood is mostly contributed by। Molecular osmotic pressure of blood is mostly contributed by। ये भी सेम 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है फर्स्ट ब्लड, सेकंड एल्बुमिन, थर्ड प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट एंड फोर्थ फाइब्रिनोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, एल्बुमिन। ओके, अब इसको हम विस्तार से जानेंगे। ब्लड, इसमें क्या है, ब्लड है क्या नहीं, ब्लड एज अ होल डज नॉट स्पेसिफिकली क्रिएट कोलोइडल ऑस्मोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड क्या जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड नहीं करता है, एल्बुमिन करता है, बिकॉज ऑफ द एल्बुमिन कंट्रीब्यूट्स अबाउट 70 to 80% of the total percentage of proteins. It is albumin contributes about that. Okay, the higher concentration and small molecule size make it most effective protein in retention of blood, and other है plasma electrolytes. Okay, electrolytes contribute to osmotic pressure but not colloids osmotic pressure. Okay, plasma electrolyte जो कुछ लिटिल अमाउंट में ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं बट नॉट अ colloidal. Okay, it's not in a colloidal form. That's why the correct answer is albumin. Okay, अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statements about eosinophil is incorrect। जिसमें क्या पूछा है कि eosinophils की जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, जो नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से। इसमें ऑप्शन फर्स्ट है प्रेजेंट न्यूमरसली इन ब्लड, सेकंड है आर वीक फैगोसाइट्स, थर्ड shows chemotaxis, and fourth release modified lysosomes। अब इसका जो मेन ऑप्शन होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट न्यूमरसली इन ब्लड, ये होगा क्या, शायद हो सकता है क्योंकि ये जो यूशनफिल्स है वो ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं या नहीं, नहीं होते। सेकंड है आरवी फैगोसाइटिक, क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, एक केमोटैक्सिस भी शो करते हैं, एंड रिलीज मॉडिफाइड लाइसोसोम्स ये भी करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1, प्रेजेंट न्यूमरसली इन ब्लड। ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है इन केस ऑफ द एसिनोफिल्स। ओके, इसका हम सविस्तर से आंसर जानेंगे। एसिनोफिल्स, इसका ऑप्शन क्या है, प्रेजेंट न्यूमरसली इन ब्लड, ये करेक्ट आंसर है। देखो इसमें क्या है, eosinophils are few in numbers forming about 1 to 4% of total WBC count। They are not numerous compared to the neutrophils and lymphocytes। They are weak phagocytes। ये सही है क्योंकि इसमें क्या है,
ये भी फाइटोसाइटिक एक्टिविटी है इसमें. ओके, दे mainly act by releasing the toxic granules, not by the engulfing pathogens. ये केमोटॉक्सिसिटी शो करते हैं और दे हैव रिलीज मॉडिफाइड लाइसोसोम्स. ये जो क्वेश्चंस थे, जो टोटल 8 क्वेश्चंस थे, ये 2008 के ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में अकेले चैप्टर पे, मतलब जो है ब्लड फिजियोलॉजी एंड जो ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ब्लड बैंक और रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर टोटल 8 क्वेश्चंस आए थे. अभी ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फर्दर स्टडी. तो इसमें से और कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं. मतलब ये क्वेश्चन 2008, 2016 और जो कुछ भी है उसके हिसाब से हर एक पेपर में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस आते ही है. तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है. ओके, हम देखेंगे जो क्वेश्चंस है वो ड्रग इंस्पेक्टर जो 2016 में एग्जाम हुई थी उसके ऊपर आए हुए क्वेश्चंस है. इसमें फर्स्ट है anticoagulant is produced by mast cell and basophils. ओके, अभी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये नियर बाय सबको आता ही होगा. ऑप्शन नंबर 1 है हेपेरिन, ऑप्शन नंबर 2 है प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन नंबर 3 है हिस्टिडीन एंड ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन के. ओके, तो अभी इसमें क्या है कि हेपेरिन मोस्टली रिलीज बाय मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स. प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होता. हिस्टिडीन ये तो नहीं होगा ही नहीं. और विटामिन के. तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 1 हिपेरिन. ओके, इसका राइट आंसर है हिपेरिन. ओके, अब इन अब इनको हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे, इसका जो डीप एनालिसिस है. ओके, इसमें हिपेरिन द करेक्ट. इट इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट. ओके, is produced by the mast cell and basophils. Prostaglandin are lipid mediators in inflammation and pain. Okay, they are not anticoagulants. Okay, prostaglandin is not an anticoagulants. Histidine is an amino acid, not an anticoagulants. That's why ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं. ओके, और ये जो है mast cells and basophils release histamine, not histidine. और विटामिन के is required for synthesis of protein factor in the liver. It promotes the coagulation, not prevent it. That's why the correct answer is heparin. Okay, अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच रूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 and the rules 1955 license for blood bank are issued under. ओके, अब ये जो है ब्लड बैंक का जो लाइसेंस है वो कौन से फॉर्म्स के अंडर इश्यू होता है. इसकी जो ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 122G, ऑप्शन नंबर 2 122A, ऑप्शन नंबर 3 160B, ऑप्शन नंबर 4 150B. ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 122G. ओके, इसके जो वेरियस फॉर्म्स है उसके हिसाब से वे जो डीआई का अपना ये है ब्लड बैंक ऑपरेशन रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड, इसके अंदर का ये जो है क्वेश्चन है. ठीक, और इसके अंदर उसका जो आंसर है वो है 122G. अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1910 the grant of encouragement of license for the operation of blood bank is rule 122G. This rule specifies in the form of the license and condition that must be
must be made before using the already of the licenses. Okay, और इसके जो अदर ऑप्शंस है, इसके जो अदर्स ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस है 122 से 160 बी एंड 150 बी. ओके, 122 से जो है ये क्या है, दिस रूल रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन एंड परमिशन ऑफ न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स अप्रोचेस, नॉट अ ब्लड बैंक लाइसेंसिंग रिलेटेड है ये. और 160 बी जो है, there is no specific rule against the blood bank operations and okay, and 150b, the rule, this rule is related to the condition and specification for the cosmetic and other drug categories. That's why the correct answer is option number 1, XYZ. Okay, next question, match the following. ए बी डी आई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें कुछ मैच पेयर दिए है. इसमें ऑप्शन 1 दिया है, ए दिया है थ्रोम्बोप्लास्टिन, बी प्रोकन्वर्टिन, सी फाइब्रिनोजेन एंड डी प्रोथ्रोम्बिन. और इस साइड में उसके फैक्टर्स के जो नंबर है वो दिए, और उसमें ये नीचे अलग कोड दिए. अब इसमें हमें मैच करना है कि कौन सा सही है. ओके, तो इसका जो है हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर होते हैं. अब इसमें देखो, हाइड्रोजन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको हम टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं. फैक्टर 4 है कैल्शियम आयन. फैक्टर 5 नो एसिलरिन, दैट्स कॉल्ड द लैबाइल फैक्टर. फैक्टर 6 है, यूज नहीं होता. फैक्टर 7 प्रोकन्वर्टिन, इसको हम स्टेबल फैक्टर बोलते हैं. फैक्टर 8 एंटी हेमोफिलिक फैक्टर है. फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर. फैक्टर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर. 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट. देन 12 फैक्टर है हेजमन फैक्टर. एंड 13 है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. अब ये फैक्टर हमें परफेक्टली आने ही चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस जरूर आते ही है. ओके, तो हम देखेंगे अब इसका जो मेन आंसर क्या होना चाहिए. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है. ओके, ऑप्शन करेक्ट मैचिंग इज थ्रोम्बोप्लास्टिन. ये जो फैक्टर है वो कौन सा है, फैक्टर 3 है. प्रोकन्वर्टिन है फैक्टर 7. हाइड्रोजन ये जो है फैक्टर 1 है. एंड प्रोथ्रोम्बिन है, ये फैक्टर 2 है. तो इसका जो मेन आंसर है वो है ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3. तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज एन करेक्ट आंसर. ओके, अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बेसोफिल्स ओरेनेट इन, ये 2016 का क्वेश्चन है. इसके जो ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 मेगा कैरियोब्लास्ट, ऑप्शन 2 मोनोब्लास्ट, ऑप्शन 3 मेगा कैरियोसाइट्स एंड ऑप्शन 4 माइलोब्लास्ट. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 माइलोब्लास्ट. ओके, अब इसको हम विस्तार से जानेंगे, ये आंसर जो है. ओके, द करेक्ट आंसर इज माइलोब्लास्ट.
अभी इसका हम एक्सप्लेनेशन जानेंगे। फर्स्ट है नया कैरियोब्लास्ट, ये हो सकता है कि नहीं, प्रिकर्सर ऑफ कैरियोसाइट्स व्हिच यूज द प्लेटलेट्स। ओके, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द eosinophiles. Then monoblast, precursor of monocytes, okay, which further differentiate into the macrophages, not related to the eosinophils. Then third, megakaryocytes, okay, ये भी नहीं है। Okay, large bone marrow cell that produce the platelets, they do not produce WBC. The myeloblast is correct because of they produce the eosinophils, basophils, and neutrophils. Okay, they are originated from the myeloblast in the bone marrow. Eosinophil differentiate under the influence of interleukin 5 mature granulocytes. Okay, ये इसका आंसर हो गया इन डिटेल्स में। आगे के जो क्वेश्चंस है वो दूसरे वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। अगर इस वीडियो के डिटेल्स पीडीएफ एंड नोट्स चाहिए तो कमेंट करिए, लाइक्स करें और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।